और हमारे प्रस्तावना जो ली गई है ये यूएसए से लिया गया, पूरा फॉर्मेट जो है कहाँ से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया। तो इसका कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। यानी भारत को हम कैसा बनाएंगे, sovereign, socialist, democratic and republic, and to secure to all of its citizen justice। जस्टिस को हम लोग सिक्योर करेंगे, लेकिन किस प्रकार के जस्टिस को, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो लोगों के बीच में इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस को यहाँ पर सिक्योर करने का प्रयास किया जाएगा। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लोगों के अंदर सोचने की शक्ति, थॉट्स अपने विचार देने की शक्ति, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो लोगों को लिबर्टी होगी अपने विचार व्यक्त करने की, लोगों को लिबर्टी होगी अपने एक्सप्रेस करने की बातों को, लोगों को लिबर्टी होगी बिलीफ्स की, लोगों को लिबर्टी होगी अपने फेथ बताने की, और लोगों को लिबर्टी यहाँ पर होगी वर्शिप की, यानी पूजा करने की लिबर्टी यहाँ पर, अपने जिसको भी गॉड को पूजना चाहे, जिसको वो मानता हो, किसी विचारधारा को फॉलो करता हो, सारी की सारी पावर उसको यहाँ पर दी गई है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट एमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, सभी लोगों के बीच में भाईचारे जैसी भावना को प्रमोट किया जाएगा। एंड fraternity assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation। यूनिटी और इंटीग्रिटी को ही मेंटेन करना है, देश के टुकड़े नहीं होना चाहिए, देश को एकजुट बांध के रखना है लोगों के अंदर भी, और पूरे देश को हम लोग ज्योग्राफिकली भी नहीं तोड़ना चाहते। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, 26 नवंबर की बात हो रही है, वी डू हियर बाय अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गिव टू ourselves this constitution of India। भारत के संविधान को हम अपनाते हैं 26 नवंबर को, और ये सारी बातें उसमें कही गई हैं। अब क्वेश्चन आप सोच रहे हैं कि सर क्वेश्चन ऐसा कैसा आएगा, क्वेश्चन इन शब्दों से क्वेश्चन आता है। जो आपको कुछ वर्ड दिख रहे हैं ना आपको, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, सेक्युलर, इन सब के मतलब पूछे जाते हैं, और इन्हीं सब के मतलब को हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता, और इन सभी के बीच प्रचार करने के लिए, और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा दिया जाएगा। और हमारे संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा हम संविधान को अपनाते हैं, संविधान को आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं। तो ये सारी बातें उस दिन कही गई थी। तो ये जो शब्द हैं उसी के मायने आपको न रटना है ये, और नहीं कभी आपसे सब पूछा जाएगा, लेकिन आपसे जरूर पूछ सकता है कि कौन से शब्दों को कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया, तो फिर आपको ये शब्द याद रखने पड़ेंगे। आपको शब्द याद रखने पड़ेंगे जस्टिस, न्याय, आपको याद रखने पड़ेंगे लिबर्टी, आपको याद रखने पड़ेंगे इक्वालिटी, आपको याद रखने पड़ेंगे फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। इन शब्दों को जोड़ा गया है इसमें, बाकी दूसरे शब्द आपको नहीं मिलेंगे। यही मेन मोटिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का। आइए दोस्तों, एक एक करके क्यों ना हम इन विषयों को ही समझ लें, इन टॉपिक के जो वर्ड दिए गए हैं, आइडियल वर्ड दिए गए हैं, क्यों ना हम इनके उत्तर जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो हमारे जो वर्ड हम जिनकी बात कर रहे हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बनाते हैं या देश का नेचर बनाते हैं। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य की जो प्रकृति है वो किस तरह की है। तो इंडिया एक सोवरिन कंट्री, सबसे पहले एक शब्द आता है दैट इज सोवरिन। सोवरिन का मतलब होता है संप्रभु। तो सोवरिन का मतलब क्या होता है, संप्रभु। आप इस लाइन को पढ़ने से पहले ही केवल वर्ड पर ध्यान दें। संप्रभु को अब हम लोग अगर संधि विच्छेद करता हूँ, देखो हिंदी से बड़ा अच्छा समझ में आएगा। एक ये है स्वयं, स्वम का मतलब होता है स्वयं, स्वयं, प्रभु का मतलब के प्रभु, यानी अब हमारे कर्ता धर्ता हम खुद हैं, हम किसी के गुलाम थोड़ी ना हैं। स्वयं के प्रभु का होना मतलब मैं खुद का प्रभु हूँ, खुद का डिसीजन ले सकता हूँ।
मतलब ये नहीं कि भगवान को नहीं मानता, मतलब मैं अपने ऊपर किसी के ऊपर किसी का बाउंडेशन मेरे ऊपर नहीं है, मैं अपना इंडिपेंडेंट हूँ अपने डिसीजन लेने के लिए। तो जब भारत अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन खुद ले सकता है, भारत को कोई दूसरा देश गवर्न नहीं कर सकता, नहीं हम लोग किसी का कॉलोनी है। जब भारत किसी का गुलाम नहीं है, भारत पर किसी का राज नहीं चलता है, भारत पूरी तरह से इंटरनली और एक्सटर्नली हम फ्री हैं, तो उसको बोलते हैं सॉवरिन, उसको बोलते हैं संप्रभु। यानी इंडिया इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली सॉवरिन है, भारत आंतरिक और बाह्य रूप से संप्रभु है, यानी किसी दूसरे की हम कॉलोनी नहीं, हम गुलाम थोड़ी ना है। तो हम कब बने ये सब, अब बताइए। क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन इंडिया बिकम्स सॉवरिन, इंडिया बिकम्स सॉवरिन एट द डेट ऑफ 26 ऑफ जनवरी 1950। 1950 में ही भारत, 26 जनवरी 1950 को ही भारत क्या बना था, सॉवरिन बना था। क्यों, अब आप सोच रहे हैं कि सर 15 अगस्त को तो हम लोग आजाद हो गए थे, 15 ऑफ अगस्त 1947 को इंडिया फ्री हो गया था, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों को जो सोवर्निटी मिली वो कब मिली, हमको मिली 26 ऑफ जनवरी 1950। क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के दिन जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का लागू हो गया, इसका मतलब हमारे पास पावर आ गई, अथॉरिटी आ गई, पार्लियामेंट बना सकते हैं, रूल बना सकते हैं। उससे पहले क्या था, इंडिया में सबसे ऊपर जो होते थे वो गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि 1947 में देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब भी लॉर्ड माउंटबेटन है। तो कहीं ना कहीं फिर भी रिपोर्ट किसको भेजनी पड़ रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पर रूल चल रहा था। और जब वो खत्म हो गया पूरी तरह से, गवर्नर जनरल खत्म हो गए, इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ना पोस्ट आ गया, और वो भी कैसा पोस्ट आ गया, वो भी इलेक्टेड पोस्ट आ गया। इसी वजह से हम उस दिन ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, और उसी दिन हम संप्रभु हुए थे, सॉवरिन हुए थे। तो ध्यान रखना, इंडिया बिकम सॉवरिन कंट्री on 26th of January 1950 when the Constitution of India enacted, enforced। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट जो वर्ड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक सोवरिन हो गया, दूसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वो समझना, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, समाजवादी का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये कि ये वर्ड पहले नहीं था, समाजवादी शब्द हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, और जोड़ने के लिए किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, और वो किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, और वो किया गया था 1976 में किया गया था बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया था, ये चेंज किया था। क्या चेंज किया था, ये कि 42वां संविधान संशोधन ला करके सोशलिस्टिक शब्द जोड़ा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सोशलिस्टिक वर्ड, या जिस सोशलिज्म का मतलब क्या होता है। सोशलिज्म एक विचारधारा है जो कि यूरोपियन जगह से, फिलोसॉफी है जो यूरोप से निकल के आई थी, और ये हमने हमारी इंडिया की इकोनॉमी में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है, अगर मैं आपको कार्ल मार्क्स की थ्योरी समझाना शुरू करूं, तो आपने सुना होगा कार्ल मार्क्स की जो मार्क्सिज्म, मार्क्स की जो थ्योरी है, थोड़ा मार्क्स की थ्योरी पे भी आते हैं हम लोग। ये क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला था कि चाहे कुछ भी हो, इंडिया दुनिया में कुछ भी हो, तो चाहे गरीब आदमी हो ना, एक तो पहले तो एग्जाम्पल दिया, क्या एग्जाम्पल दिया कि दुनिया में 90% जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्स हैं, उन पर केवल 10% लोग जो है वो क्या है, जिंदा है, सरवाइव हो रहे हैं। मतलब जिंदा क्या है, उसका लुत्फ उठा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लुत्फ। अमीर लोग की बात हो रही है, 90% रिसोर्सेज, 10% अमीर लोगों के पास में, जबकि 10% ऑफ रिसोर्सेज जो है, 10% जो रिसोर्सेज है, उस पर 90% जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, वो अपना, पुअर मिडिल क्लास सब मिलकर के अपना काम धाम निकाल रहे हैं। इट इज इनइक्वेलिटी। उन्होंने बोला कि यही तो असमानता है, 90 को 90 मिलना चाहिए, 10 को 10 मिलना चाहिए। ये इनइक्वेलिटी को जो खत्म कर दे, दैट इज सोशलिज्म। तो उनसे पूछा गया कि सोशलिज्म कैसे आएगा, तो उन्होंने बोला कि इन लोगों से टैक्स के रूप में पैसा लो, टैक्स के रूप में पैसा लो और इनमें बांट दो, दैट इज वेलफेयर। तो सरकार ये कर सकती है, सरकार ये तब कर सकती है जब सरकार के पास सभी संसाधनों पर अधिकार हो। जब इंडिया में सारी चीजों पर गवर्नमेंट का अधिकार होगा तो टैक्स लगा सकती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप, कि फॉर एग्जाम्पल मैं दिन रात पढ़ा के कमाई कर रहा हूँ, पढ़ा के पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन इसमें सब सारा कुछ मेहनत मेरा, पढ़ाई मेरे पिताजी ने पढ़ाया, सब कुछ ये हुआ, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल पार्ट नहीं है। लेकिन फिर भी जब मैं कमाता हूँ तो इनकम टैक्स के रूप में सरकार मुझसे पैसे ले लेती है,
कोई भी चीज आप खरीदते हो, मान लो आप एक पेन खरीद करके ले आए, किसी कंपनी ने इस पेन को बनाया होगा, किसने इसका रॉ मटेरियल बनाया होगा, गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं बनाया ना, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी क्या ले लेती है इससे, सेल टैक्स ले लेती है और इसमें एक्साइज ड्यूटी भी ले सकती है। तो ये जो पैसा सरकार लेती है, ये क्यों लेती है? सरकार तब ले सकती है जब इस कंट्री के ऑल द रिसोर्सेस, जितने भी रिसोर्सेस हैं हमारे पास, सब पर किसका पाप, किसका हक चलता हो, गवर्नमेंट का। और तभी तो सरकार क्या कर सकती है, जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को देगी, और सरकार स्कीम्स के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों के लिए वेलफेयर करने का काम करती है। यही सोशलिज्म है। तो सोशलिज्म इज अ इकोनॉमिक फिलोसॉफी वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर ओन्ड बाय स्टेट। यही बोला गया है कि जहां पर ये एक आर्थिक दर्शन है जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर किसका स्वामित्व हो, राज्य का स्वामित्व हो, स्टेट ऑन्ड करे। अगर राज्य का स्वामित्व होगा तो राज्य क्या कर सकता है, व्हेन ऑल दिस रिसोर्सेज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको बांटेगी, किन में, गरीबों में, अमीरों में, अमीरों से लेगी, गरीबों में बांटेगी। दैट इज द वेलफेयर। आपने जितनी भी योजनाएं पढ़ी होगी इंडिया में, मोस्ट ऑफ द स्कीम्स जो होती है वो गरीब लोगों के कल्याण के लिए बनाई जाती है। देश में जो विकास हो रहा है उसमें वेलफेयर भी सरकार करती है, और यही सोशलिज्म का पार्ट है। लेकिन इंडिया में जब अर्थव्यवस्था की बात आती है, जैसे कि आप लगातार इकोनॉमिक्स आप पढ़ ही रहे होंगे, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है, सोशलिज्म प्लस कैपिटलिज्म की मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने अपना लिया था। लेकिन फिलहाल ये जो वर्ड है इसको जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट 1976। ये ध्यान रखना कि सोशलिज्म वर्ड कब जोड़ा गया था। बात करें सेकुलरिज्म की, बात करें सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। ये ध्यान रखना, धर्म निरपेक्षता, या यूं कहें कि हमारे हिंदी शब्द में जो है धर्म की जगह पंथ निरपेक्षता लिखा गया। बात है कि अंतर कुछ भी नहीं है, धर्मनिरपेक्षता में और पंथ निरपेक्षता में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस इतना सा है कि भारत में धर्मों से ज्यादा पंथ मिलते हैं, हमारे देश में लोग धर्म से ज्यादा पंथों पे में बटे हुए हैं, जैसे कबीर पंथी, अलवर पंथी, नैनार पंथी, नानक पंथी, ऐसे कई सारे लोगों की विचारधाराओं से जुड़ करके वो उनके पीछे फॉलो करते हैं। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, वैष्णव समाज, जैसे बहुत सारे एक ही धर्म में अलग अलग पंथ बटे हुए, इसलिए धर्म निरपेक्ष को न बोल करके पंथ निरपेक्ष बोला जाता है। बात दोनों का मतलब सेम ही होता है, कोई अंतर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्युलर शब्द है, ये जो सेक्युलर वर्ड है, ये भी 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट जो हमने किया था, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि एक और वर्ड जोड़ा गया था 1976 को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को यहाँ पर लाया गया था, और इसी के द्वारा ये द वर्ड सेक्युलर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या प्रियम्बल में जोड़ा गया था। तो प्रियम्बल में इस वर्ड को जोड़ा गया था। तो दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुए, ये दोनों एक ही तो है, 42। क्वेश्चन बड़ा सटीक पूछा गया था एक बार, क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में कितनी बार अमेंडमेंट किया गया, एक ही बार किया गया, लेकिन कितने वर्ड जोड़े गए, 3 वर्ड जोड़े गए, दो तो अभी हमने पढ़ लिए हैं। तीसरा है इंटीग्रिटी, उसको भी यही लिख लेना, बाद में अलग अलग बात नहीं होता। अखंडता, इंटीग्रिटी जो वर्ड है इसको भी जोड़ा गया था। तो इंटीग्रिटी यानी अखंडता शब्द को भी 1976 के 42 अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया। बाकी कोई वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में नहीं जोड़े गए थे। अब मतलब क्या होता है, जरा इसके मतलब को समझ लेते हैं। किसके मतलब को समझना है, ये जो आपका सेकुलरिज्म है इसका मतलब समझना है। देखिए इसके दो मतलब होते हैं, एक तो ये होता है कि सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है, अच्छा आपने एक चीज मुझे कॉमन जो है वो आप सबको पता होगा, भारत का राजभाषा जो है, यहाँ की जो राजभाषा बोलते हैं हम लोग, हिंदी हो सकती है, लेकिन इंडिया का कोई धर्म नहीं हो सकता है। देयर इज नो रिलीजन फॉर इंडिया। इंडिया का कोई मतलब ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय धर्म किसी को घोषित कर दिया हो, जैसे पाकिस्तान ने नेशनल रिलीजन के नाम पे, पाकिस्तान का नेशनल रिलीजन इस्लाम है, जैसे भारत का कोई नेशनल रिलीजन नहीं होता है, क्योंकि इस इंडिया में सभी धर्मों को बराबर बराबर का जो है इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी यहाँ पर ना तो कोई रिलीजन किसी दूसरे रिलीजन से बड़ा होगा, प्रायर होगा या सुपीरियर होगा, और ना ही कोई दूसरा रिलीजन जो है दूसरे के मुकाबले इन्फीरियर होगा, क्योंकि हो सकता है कि उसकी जनसंख्या कम हो। भारत में अगर किसी धर्म को मानने वाला एक अकेला व्यक्ति भी बचा होगा ना, तो उसको भी उतने ही इक्वल राइट्स मिलेंगे जो कि सब 100 करोड़ वाले धर्म को मिलते हैं। तो यही हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर सेकुलरिज्म को अपनाया गया है, जहाँ पर सभी धर्मों को बराबर बराबर राइट्स दिया गया है।
ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, जबकि हमारे देश की छोड़े और अगर हम लोग दूसरी दुनिया के सेकुलरिज्म की परिभाषा को देखें तो अगर हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, अगर यही डेफिनेशन आप यूरोप में पढ़ते हैं, यही डेफिनेशन अगर आप यूएसए में पढ़ते हैं, तो सेकुलरिज्म का मतलब वहां पर होता है, सेकुलर का मतलब होता है धर्म और राज्य अलग अलग होंगे, न जो है रिलीजन स्टेट के मामले में इंटरफेयर करेगा, न ही स्टेट रिलीजन के मामले में इंटरफेयर करेगा। ऐसा वहां पर इसलिए संभव है क्योंकि वहां पर सिंगल रिलीजन चलता है। हमारे देश में मल्टीपल रिलीजन है, यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारे देश में धर्म के नाम का मामलों में सरकारें कई बार इंटरफेयर करती है, क्योंकि नहीं करेगी तो दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अनुसूचित जाति और जनजाति एससी और एसटी के को अपलिफ्ट करने के लिए, ये उनके ऊपर होने वाली एट्रोसिटी को, अत्याचार को कम करने के लिए सरकार कानून बनाती है, छुआछूत को खत्म करना चाहती है। एट्रोसिटी एक्ट बनाया, हरिजन एक्ट बहुत चलता है इंडिया में। क्यों चलता है? क्योंकि धर्म के मामले में, हिंदू ही धर्म में कुछ लोग जो है अपर कास्ट के लोग लोअर क्लास के लोगों के साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में दोनों पैरेलल चलते हैं, और स्टेट जो स्टेट का मतलब होता है पूरा देश, सरकार कभी भी किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती, वो बराबर व्यवहार करेगी। तो द फीचर ऑफ सेकुलरिज्म, all person will be equally entitled to the freedom of consciences and the right to freely to profess, practice and propagate the religion of their choice। किसी भी व्यक्ति को अपनी चॉइस के धर्म को, पसंद के धर्म को मानना, अभ्यास करना और प्रचार करने का पूरा अधिकार है, और हर व्यक्ति को कोई भी धर्म ग्रहण करने का अधिकार है। ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, इसका एक मतलब सुना, सभी धर्म समान हैं, सभी धर्म समान है। ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बाय द स्टेट। भारत में राज्य जो है वो सब धर्मों के साथ बराबर व्यवहार करेगा, कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता। इस चीज को तो आप खुद फॉलो करते होंगे, और आप खुद सेक्युलर भी हैं। इस देश में मैक्सिमम लोग सेक्युलर हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी वजह से सेक्युलर जो है इस पर क्वेश्चन उठ सकता है, लेकिन मुट्ठी भर लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लाखों लोगों से कुछ नहीं होता, देश करोड़ों का है, इसलिए सेक्युलर हमारा देश है। नेक्स्ट जो टर्म्स आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। क्या इंडिया डेमोक्रेसी है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, हम लोग बचपन से तो पढ़ते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कौन है? हमारा प्यारा भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है और ये डेमोक्रेसी भी है। और चाइना हमसे ज़्यादा बड़ा जनसंख्या वाला देश, लेकिन चाइना में लोकतंत्र नहीं है। वहाँ पर हम जैसे लोग, हमें जो अधिकार मिलते हैं वहाँ उनके लोगों को नहीं मिलते। तो क्या चाइना से अच्छा है बढ़िया इंडिया? तो बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि इंडिया में हर 5 साल में लोगों को अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार मिलता है। बिकॉज इंडियंस को ये हर 5 ईयर में ये राइट्स मिलता है कि दे कैन चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। क्या आप अपने एमएलए को नहीं चुनते? क्या आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं चुनते? अगर आप गांव से हैं तो सरपंच को चुनते होंगे, अगर आप शहर से हैं तो आप मेयर को चुनते होंगे। तो हर एक व्यक्ति को इस देश में अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का पूरा अधिकार दिया गया है, और ये रिप्रेजेंटेटिव चुनने की जो परंपरा, यही लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन ही क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी कहलाता है। वेयर पीपल, अ सिस्टम, ये सभी समझ सकते हैं, अ सिस्टम वेयर people can elect their own representative, their own representative। people can elect their own representative, जहां पर लोग स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हो। फिर पीपल कैन इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, जहां लोग स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी, उसी को हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र। ये पूरा सिस्टम इस तरह से बना हुआ है। तो क्या इंडिया डेमोक्रेसी है? तो बिल्कुल इंडिया डेमोक्रेसी है, लेकिन ये लोकतंत्र अगर दुनिया में है तो सब देश में नहीं है। तो फिर इसका उल्टा क्या होता है? तो इसका उल्टा होता है मोनार्की। इसका उल्टा क्या होता है? मोनार्की। ये शब्द भी जरूर आपने सुना होगा, ये मोनार्की शब्द जरूर सुना होगा। इसको बोलते हैं हम लोग राजतंत्र। मोनार्की का जस्ट उल्टा क्या होता है? राजतंत्र, जस्ट इसका उल्टा है। तो मोनार्की का अपोजिट क्या होता है? राजतंत्र होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? मोनार्की का उल्टा राजतंत्र होता है। तो आप सीधा समझिए,
लोकतंत्र, राजतंत्र, दो शब्दों को समझिए, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अगर मैं बोलूं कि ऐसा तंत्र, सिस्टम, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसे लोग बनाए, लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र, दैट इज लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। और राजा के द्वारा बनाया गया तंत्र, दैट इज राजतंत्र, मोनार्की। तो जहां राजा ही सब कुछ होता है, इलेक्शन नहीं होते हैं, राजा का बेटा राजा बनता है, यहाँ पर मेरिटोक्रेसी का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो वो राजतंत्र है। भारत में आज भी बहुत, दुनिया में आज भी बहुत सारे कुछ देश बचे हुए हैं जो राजतंत्र को फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया में आप आज आप जाओगे, वहां देखोगे, जाना तो नहीं है लेकिन देख सकते हैं, वहां पर भी जो किंग है अभी वो इसी तरह का है, वो मोनार्की को लेकर चल रहा है। और मोनार्की जो है वो तानाशाही हो सकती है, अपनी मर्जी का मालिक हो सकता है। और लोकतंत्र में क्या होता है, आपके पास केवल 5 साल है ये बताने के लिए कि आप बेस्ट हो। अगर 5 साल में आपने अच्छा काम नहीं किया तो पीपल हैज चॉइस कि वो किसी और को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। हमारी मर्जी जिस व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री के लिए चुन सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास में राइट से वोट करने का, और ये हर 5 साल में हमें मिल जाता है। तो क्या डेमोक्रेसी भी एक ही प्रकार की होती है? तो दोस्तों दुनिया में डेमोक्रेसी जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक तो क्या होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक तो होती है आपकी क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दो तरह की डेमोक्रेसी होती है। अगर मैं इसको बताना चाहूँ कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के बारे में पूछा जाता है कि इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, भारत किस प्रकार की डेमोक्रेसी एग्जांपल है, तो मैं बोलूंगा सर ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या भारत में कोई भी लॉ बनता है, कोई भी कानून या कोई भी चीज लागू होती है तो हमसे पूछते हैं क्या? आप बोलोगे सर कैसी बात करें, हमसे क्यों पूछेंगे, वो तो हमारे प्रतिनिधि काम करें ना। अगर मैं बोलूं कि पार्लियामेंट रूल बना रही है, पार्लियामेंट में जीएसटी लागू किया, जीएसटी सब जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 2017 में पार्लियामेंट ने जीएसटी को लागू कर दिया था। अब ये जीएसटी जो है वो कहाँ आया था? पार्लियामेंट में आया था ना। पार्लियामेंट के दोनों हाउस में उसको पास किया, पास करने के बाद साइन कर दिया प्रेसिडेंट ने और देश में लागू कर दिया। हमसे पूछा क्या? नहीं पूछा। जहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन ले सकते हैं, उस डेमोक्रेसी को, रिप्रेजेंटेटिव तो हमने बोले, उनकी हाँ में हमारी हाँ है, तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन अगर हमारा देश डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता तो जीएसटी को हमारे पास आना पड़ता, काहे के लिए? वोटिंग के लिए। जब इंडिया के 50% से ज्यादा लोग वोटिंग करते, अगर इंडिया के 50% से ज्यादा लोग वोटिंग करते तो ही जीएसटी लागू होता, नहीं तो नहीं होता। और ये छोटे देशों में हो सकता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। छोटे देशों में क्यों हो सकता है? इजी होता है, कम जनसंख्या, आसानी से वोटिंग करवा लो। फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्विट्जरलैंड में अगर जीएसटी लाना होता ना तो वो जीएसटी पास कर लेते पार्लियामेंट, उसके बाद भी लोगों के लिए वोटिंग पोल खोलना पड़ता। अगर 50% से ज़्यादा लोग उसके फेवर में होते टोटल वोट के तो वो पास हो जाता, इम्प्लीमेंट भी हो जाता। लेकिन अगर नहीं होते तो जीएसटी लागू नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहाँ पर वी हैव नो चॉइस, अगर हम चाह नहीं भी चाहते तो भी उसको लागू होना ही पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट के पास वो पावर है। हाँ, हम फिर भी इसको कैंसिल करवा सकते हैं। उसका एक तरीका है केवल प्रेशर ग्रुप। जैसे कि आपने अभी सुना भी होगा कि हमारे इंडिया में किसान आंदोलन चल रहे थे कुछ समय से, और वो किसान बिल सरकार ले आई थी, लागू कर भी रही थी, लेकिन किसानों ने लगातार रिवोल्ट किया, लगातार किसानों ने इसको अपोज किया, जिसकी वजह से, और काफी 2 सालों तक किया गया, जिसकी वजह से मजबूरन गवर्नमेंट को उसको क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा। तो गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिया था। ये समझ में आ गई आपको बात? तो लोकतंत्र में दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जबकि स्विट्जरलैंड जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल। दुनिया में ज्यादातर डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट प्रकार की है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से हर बिल को आप पब्लिक में शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो वोटिंग कराने की जो है खर्चा इतना ज्यादा हो जाएगा कि इतना तो लॉस ही हो जाएगा। 7,000 करोड़ रुपए लगते भारत में एक चुनाव कराने के लिए, अकॉर्डिंग टू 2019 के चुनाव की बात कर रहा हूँ। अभी नया चुनाव में तो और ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट बात करें रिपब्लिक, गणतंत्र की बात करें। अगर हम लोग रिपब्लिक की बात करें कि क्या इंडिया गणतंत्र है, तो बिल्कुल इंडिया गणतंत्र है, इंडिया रिपब्लिक है। और हर साल हम 26 जनवरी को ये डे मनाते भी, आप लोग जानते हैं।
हर साल 26 जनवरी का जब भी दिन आता है हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। एक खासियत है इंडिया की, कुछ सालों से हमने एक कॉमन चीज़ कर ली है, हर साल जब भी 26 जनवरी हमारे यहाँ होती है, परेड होती है, परेड के टाइम पे हम लोग हर साल किसी न किसी देश के डेलीगेट को बुलाते हैं, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी उनका राष्ट्राध्यक्ष हो उसको हम लोग बुलाते हैं। इस बार हमारे देश में इजिप्ट के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, एक बार पढ़ लेना, पढ़ के जाना एग्जाम में, हो सकता है आपका काम हो जाए। आइए समझते हैं इसको मतलब क्या होता है। ये बिल्कुल राजशाही के बिल्कुल विपरीत है। क्या हमारे देश में राजा का बेटा राजा बनता है? आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ पर जो है सबका इलेक्शन होता है। तो गणतंत्र का मतलब होता है कि अ सिस्टम वेयर ऑल दी पॉलिटिकल पोस्ट शुड बी फिल्ड बाय इलेक्शन। जितने भी पॉलिटिकल पोस्ट होती हैं, बड़ी से बड़ी जितने भी पद होते हैं, सब इलेक्शन के द्वारा भरे जाएंगे। जब तक आप योग्य नहीं होगी, जनता आपको चुनेगी नहीं, तब तक आपका पोस्ट भरेगा नहीं। यहाँ तक कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट, वो भी हेरिडिटी नहीं होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। यानी अगर देश में किसी भी प्रकार का कोई वंशानुगत शासन नहीं हो, तो फिर ऐसे देश को हम लोग गणतंत्र कहेंगे, रिपब्लिक कहेंगे। मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति भी, जिस देश में हर व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनने की एलिजिबिलिटी रखता हो, वो व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन सकता है, अगर वो नॉर्मली एज का क्राइटेरिया और इंडियन जो क्राइटेरिया रखे गए हैं उसको पूरा कर ले, तो बिल्कुल वो बन सकता है। आज प्रेजेंट एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, हमारे देश की जो दूसरी महिला प्रेसिडेंट बनी है, मिसेस द्रौपदी मुर्मू जो है भी, वो संथाल जनजाति से हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो वो कहाँ से, वो संथाल जनजाति से हैं। वो संथाल जनजाति से है, तो जनजाति में रहने वाली महिला देश की प्रेसिडेंट बन जाती है। तो ये कोई राजशाही परिवार से थोड़ी ना थी वो, तो देश में सबसे ऊंची पोस्ट पर कोई भी व्यक्ति आ सकता है, यही रिपब्लिक कहलाता है। जैसे अगर आप इसके अपोजिट बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो जैसे अभी जस्ट एलिजाबेथ सेकंड जो उनकी डेथ हुई, जैसे उनकी डेथ हुई, उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को बना दिया गया। कोई इलेक्शन थोड़ी ना हुआ था, सीधा उनका कोरोनेशन कर दिया गया, उनका राज तिलक कर दिया गया, आप बनेंगे अब नेक्स्ट, तो प्रिंस बन गए। तो प्रिंस चार्ल्स जो है वो क्राउन बन चुके हैं। तो वो हेरिडिटी लो है, इसलिए आप इंग्लैंड को कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ये नहीं बोलेंगे। उनको आप डेमोक्रेटिक यूनाइटेड किंगडम बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह सब चुनाव से आते हैं, लेकिन वो रिपब्लिक नहीं। और इंडिया को बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्योंकि दोनों शब्द यहाँ पर जुड़ते हैं, हम रिपब्लिक भी हैं और डेमोक्रेसी भी है। तो इसका मतलब समझते हैं, एज अपोज टू द मोनार्की द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो डायरेक्ट जनता चुने या हमारे प्रतिनिधि चुने, फॉर अ फिक्स टेन्योर। कोई भी इंडिया का जो सबसे हेड होगा, प्रेसिडेंट होगा, वो फिक्स टेन्योर के लिए आता है, 5 साल के लिए। द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी पोस्ट नहीं होना चाहिए। हेरिडिटी का मतलब होता है वंशानुगत, बेटा का मतलब राजा का बेटा राजा वाला सिस्टम। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज एलिजिबल टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडी कंट्री। तो जब देश का कोई भी व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो चलेगा। मतलब एक राजशाही के विपरीत एक निश्चित कार्यकाल के लिए राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होता और भारत का प्रत्येक नागरिक देश का राष्ट्रपति बनने का पात्र हो। ऐसे देश को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे देश को हम बोलेंगे रिपब्लिक कंट्री।